राधे राधे दोस्तों, मैं माधवी शुक्ला हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्य सेविका का एग्ज़ाम 24 सितंबर को होना है, इसलिए हम इस चैनल पर मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम विवाह नामक टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, इसके बाद कल हम विवाह और परिवार नामक जो 2 टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर कर चुके होंगे, उन पर क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विवाह तो सभी करते हैं। चलिए, जिन्होंने कर लिया है वो तैयारी कर लें और जिन्होंने नहीं किया तो वो विवाह की तैयारी कर लें। इसलिए हम विवाह नामक टॉपिक को आज करते हैं। विवाह की परिभाषाएं क्या हैं और किसने दी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में कि कोई परिभाषा दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। तो जो सब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ई वेस्टरमार्क, इन्होंने कहा है विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने ही कहा है कि विवाह यौन संबंधों से कुछ अधिक है। किसने कहा? ई वेस्टरमार्क ने कहा कि विवाह यौन संबंधों से कुछ अधिक है। बोगार्ट्स कहते हैं विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। बोगार्ट्स क्या कहते हैं? विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। इन्हीं के साथ साथ लूसी मेयर जी का कहना है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। लूसी मेयर क्या कहते हैं कि विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लूथर जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि विवाह बीमार आत्माओं का अस्पताल है। ऐसे जो ये विवाह है, ये मुख्यतः भारत में देखने को मिलता है कि हाँ भैया एक बार हो गया उसे मैं निभाना ही है। तो ये सब हम कहाँ की मतलब भारत में ऐसे विवाह मिलते हैं। विवाह बीमार आत्माओं का अस्पताल है। फिर वेलेनोवस्की क्या कहते हैं? एक विवाह है, रहा है और रहेगा। एक विवाह ही सबसे उत्तम प्रकार है। इन्होंने सबसे अच्छी बात कही है वेलेनोवस्की ने कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा। एक विवाह ही सबसे उत्तम प्रकार है। विवाह बच्चों की इन्होंने दूसरी परिभाषा भी दी है कि विवाह बच्चों का प्रजनन व पालन पोषण करने के लिए एक समझौता है। क्या कहा है इन्होंने? विवाह बच्चों का प्रजनन व पालन पोषण करने के लिए एक समझौता है। फिर इन्होंने कहा है कि विवाह नातेदारी का सोर्स है, मतलब हमको एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए विवाह जो है वो नातेदारी का एक सोर्स है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे परिभाषाएं पढ़ी हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक हम मतलब चीज़ों को जो ढूंढ रहे हैं, उससे मुझे ये लगता है कि विवाह नामक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनने ज़रूर है। तो उसमें से परिभाषा भी आ सकती है और जो ये परिभाषाएं हमने आज यहाँ पे डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ, इनमें से एक आधी परिभाषा आना सुनिश्चित है। तो प्लीज़ इन परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लें। मेलिनोवस्की क्या कहते हैं? विवाह के उद्देश्य क्या हैं? किसके अनुसार? मेलिनोवस्की के अनुसार इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से? प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य बताए हैं। प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, फिर सांस्कृतिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य किसने बताए हैं? ये मेलिनोवस्की ने बताए हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मर्डॉक ने क्या बताया है? इन्होंने बताया 250 समाजों के तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। किसने बताए? मर्डॉक ने। इन्होंने कितने परिवारों पे मतलब सर्च किया था अपना? 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य बताए। कौन कौन से? सबसे पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग एवं बच्चों का पालन पोषण, तीसरा है समाजीकरण। ठीक है, फिर उसके बाद मजूमदार एवं मदान, इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? मजूमदार एवं मदान ने इन्होंने बताया घर की स्थापना। विवाह के उद्देश्य क्या है? एक घर की स्थापना होती है। फिर लैंगिक संबंधों में प्रवेश करना होता है।
फिर उसके बाद है प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण बताए हैं। इन्होंने सही बात कही है, मजूमदार एवं मदान ने। इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं। घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, तीसरी प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण बताया है। ठीक है। फिर डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ये क्या कहते हैं विवाह के बारे में। इन्होंने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति। प्रजा का मतलब संतान का पालन करना, ठीक है, और रति का मतलब है यौन इच्छा को मतलब पूरा करना। तो डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने कहा है हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य हैं धर्म, प्रजा एवं रति। ठीक है, ये किसके द्वारा है, कपाड़िया के द्वारा। उसके बाद आते हैं जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन। जॉन फर्ग्यूसन और मैकलेनन के अनुसार विवाह और परिवार के उद विकास के 3 चरण का उल्लेख किया है। विवाह और परिवार के उद विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया। कौन कौन से, बहुपतित्वता, मातृवंशिता, पितृसत्तात्मकता। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बहुपतित्वता, मातृवंशिता, पितृसत्तात्मकता, ये 3 चरण बताए किसने, जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन। अगर याद करने की ट्रिक देखो तो क्या होगा, जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनन, ये 3 खुद ही इन्होंने 3 ही बताए हैं। ठीक है। फिर आते हैं विवाह के प्रकार, एकलगामी विवाह और बहुविवाह। ये 2 भागों में विभाग मतलब बांटा गया है। विवाह के प्रकार 2 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से, एकलगामी विवाह और बहुविवाह। एकलगामी में तो हम सब जानते हैं कि मतलब एक ही शादी पुरुष करता है, उसकी फैमिली में अविवाहित बच्चे होते हैं, माता पिता, पुरुष मतलब माता पिता भी हो सकते हैं और उसकी वाइफ होगी और उसके बच्चे होंगे। एकलगामी परिवार मतलब लिमिटेड है। उसके बाद बहुविवाह में जब हम आते हैं तो बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह 2 में बांटा जाता है। ठीक है। तो बहुपति विवाह ये किन जातियों में देखने को मिलता है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं रखी क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी डिटेल जानकारी लें। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं जिन पर आप भर के जानकारी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन पॉइंट को यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाए ताकि जब हम पेपर दें तो हमें वो चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाएं जो ज़रूरी हैं। वैसे क्या होता है, हम फालतू का ज्ञान अपने दिमाग में भर लेते हैं और ये जो हमें चाहिए वो नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप लोग अगर एग्ज़ाम जाने से पहले इसको रिवाइज़ भी करते रहोगे ना डे बाय डे, तो आपको वहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप क्या करेंगे, इसको नोट्स तो नहीं बना सकते इतने कम टाइम पे, आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं ये PDF ऐसे ही डाल दूँगी, आप इसको पढ़ लें। पहले परिवार नामक को पढ़ लिया एक बार, फिर उसके बाद विवाह को पढ़ लिया, ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे। उन चीज़ों को आप दोहराते रहिए। जब हम सोचो 1 सप्ताह में 7 दिन इन चीज़ों को दोहराएंगे तो हमें क्या याद नहीं होंगी, सब याद हो जाएंगी। बस 10, 15, 20 मिनट का ऐसे डे बाय डे देते रहिए। और संडे जब आए हमारा तो हम पूरा रिवीजन कर लें। तो ऐसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ मतलब मुख्य सेविका के सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो हमारे साथ और उनका अच्छे से अध्ययन करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। मैं ये नहीं, मेरे पास अभी सोर्सेज नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ मेरा एक तरीका ये है कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। सोर्सेज तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बट क्या होता है कि वो एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। हमारा यहाँ पे मानना है कि सोर्सेज कम भी हों, बस हमें वो पढ़ने को मिल जाए जो ज़रूरी हो हमारे लिए। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बातों में पड़ गए हम। एकलगामी और बहुविवाह को 2 भागों में बांटा गया, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। ठीक है। तो बहुपति विवाह क्या होता है, टोडा किन किन जातियों में होता है, ये महत्वपूर्ण है। बहुपति विवाह किन जातियों में देखने को मिलता है, टोडा, मालावार, नायर, छोटा नागपुर की संथाल, कोटा, उराव व खस जनजातियों में पाया जाता। आप सोच रहे होगे कि क्यों लगा दिया, ये इसलिए लगा दिया ना कि याद करने में आसानी हो जाए। टोडा, मालावर की नायर, छोटा नागपुर की संथाल, कोटा, उराव व खस जनजातियों में पाया जाता। ठीक है। टोडा, मालावर की नायर, हमें टोडा, मालावर, नायर 3 तो जनजातियाँ ऐसे याद हो गई। फिर छोटा नागपुर की संथाल, छोटा नागपुर और संथाल याद हो गया। फिर कोटा, उराव, खस जनजातियों में पाया जाता। कौन सा विवाह, बहुपति विवाह। ये जनजातियाँ याद करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बहुपति विवाह को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, भाद्रक बहुपति और अभाद्रक बहुपति। तो भाद्रक बहुपति कहाँ पाया जाता है, खस, टोडा, कोटा, नायर। खस, टोडा, कोटा, नायर 4 जनजातियों में। इसी में विवाह ऐसा होता है कि परसुत
पिमी विवाह कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? परसुत पिमी जनजाति होती है, उसमें क्या होता है, यह परसुत पिमी एक रिवाज होती है टोडा जनजातियों में। इसमें क्या होता है कि टोडा जनजाति में 5वें माह में एक भाई तीर धनुष भेंट कर बच्चे के पिता कहलाता है, फिर बच्चा किसी भाई का हो। मतलब ये कौन सा भातृक बहुपति है ना, तो मतलब जैसे 5 पांडव हैं, उन्होंने शादी द्रौपदी ने की थी ना अर्जुन से, लेकिन उन पाँचों ने मतलब 5 रहे थे उनके साथ। ऐसे ही टोडा जनजातियों में विवाह होता है कि घर में जितने भी सदस्य हैं, 2 भाई हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हैं, वो सब क्या करते हैं कि मतलब एक से शादी कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे एक तीर धनुष 5वें महीने में तीर धनुष को जो उसका उन भाइयों में सबसे बड़ा होता है वो गिफ्ट करता है जाके, ठीक है। तो जो वो बच्चा किसी भी भाई का हो लेकिन वो बड़े का कहलाया जाएगा। तो इसका है टोडा जनजातियों में 5वें माह में एक भाई तीर धनुष भेंट कर बच्चे का पिता कहलाता है, फिर बच्चा किसी भाई का हो, ठीक है। ये याद रखना, कौन सी? परसुत पिमी रिवाज कौन सी जाति में पाया जाता है? टोडा जनजाति में पाया जाता है। फिर आते हैं अभात्रक बहुपति। अभात्रक बहुपति विवाह कैसा होता है? टोडा और नायर जनजातियों में पाया जाता है। इसमें स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए पति के पास रहेगी। इसमें अभात्रक बहुपति में क्या होता है, इसमें सगे भाई नहीं होते हैं, मतलब पत्नी को वहाँ पे महिला को ये आज़ादी है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है, मतलब कोई लिमिटेड नहीं है। तो वो बाहर के लोगों से ही शादी करती है, अपनी फैमिली के लोगों से नहीं करती है। तो उसमें क्या होता है कि 2 महीने अगर रहेगी तो वो सबके पास 2-2 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी तो 4, मतलब एक जो समय अवधि है वो बराबर रखेगी अभात्रक बहुपति विवाह में। उसके बाद आते हैं द्विपत्नी विवाह। द्विपत्नी विवाह क्या होता है? पत्नी की मृत्यु के बाद किया जाने वाला विवाह या जीवित होने पर भी कर लेता है। द्विपत्नी विवाह कभी कभी क्या होता है कि कोई कंडीशन ऐसी होती है कि किसी लेडी के बच्चे नहीं हो रहे, ऐसा पहले देखा जाता है। आज तो सब कुछ मतलब साइंस इतनी आगे हो चुकी है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी रहती है कि लोग 2-2 शादी कर लेते हैं, तो वो वाला विवाह है ये द्विपत्नी विवाह। पत्नी की मृत्यु के बाद किया जाने वाला विवाह, ये तो समझ में आता है, या तो जीवित होने पर भी कर लेता है, ठीक है। ये किन जनजातियों में पाया जाता है? होलिया, मेडास, एक्सिमो, अरेगन जनजाति में पाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, होलिया, मेडास, एक्सिमो, अरेगन जनजाति में पाई जाती हैं, द्विपत्नी विवाह पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं समूह विवाह। समूह विवाह कैसा है? एक परिवार के सभी लड़के की दूसरे परिवार की सभी लड़कियों के साथ शादी, मतलब साथ कर दिया जाता है समूह विवाह। यह ऑस्ट्रेलिया की डेरी जनजाति में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की डेरी जनजाति में पाया जाता है समूह विवाह। एक क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, जैसे कि एक परिवार है, मतलब 2 परिवार हैं, उसमें जब शादी हो रही है तो अगर इस परिवार में 3 भाई हैं, उसमें अगर 3 बहनें हैं तो पूरी की पूरी टोली इधर से उधर चली जाएगी, मतलब सब की सब यहाँ आ जाएंगी, सबके सब वहाँ चले जाएंगे, कोई लड़का और ढूंढा नहीं जाएगा, एक ही परिवार में सबको भेज दो, ये होता है। समूह विवाह क्या है? एक परिवार के सभी लड़कों की दूसरे परिवार की सभी लड़कियों के साथ कर दिया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया की डेरी जनजाति में पाया जाता है। मैं फिर कहूँगी कि ये जनजातियाँ बहुत ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चन कम से कम नहीं 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे 100 नंबर में, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिए। उसके बाद मैकलेलन क्या कहते हैं? मैकलेलन से ही सर्वप्रथम बहुपति एवं बहुपत्नी का उल्लेख किया है। मैकलेलन जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही सबसे पहले बहुपति एवं बहुपत्नी का उल्लेख किया है। बहुपति विवाह को तिब्बती प्रथा कहा जाता है। बहुपति विवाह को क्या कहा जाता है? तिब्बती प्रथा कहा जाता है। विवाह के अन्य प्रकार, बिलिंग सहोदरज विवाह मतलब संजोग के रखना। विलिंग सहोदरज विवाह, माता के भाई अर्थात मामा के बच्चे और पिता की बहन अर्थात बुआ के बच्चे विलिंग सहोदर कहलाते हैं। इनके विवाह को विलिंग सहोदरज कहा जाता है, विवाह कहते हैं सहोदरज। मतलब माता के भाई यानी मामा के बच्चे, पिता की बहन यानी बुआ के बच्चों की आपस में शादी कर दी जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। इसी के साथ यह विवाह आमतौर से दक्षिण भारत की कई हिंदू जातियों और गौंड, भील, कादर, खारिया तथा कुकी जनजातियों में पाया जाता है। कौन सा विवाह? विलिंग सहोदरज विवाह। यह कहाँ पाया जाता है? यह विवाह आमतौर से दक्षिण भारत की कई हिंदू जातियों और गौंड, भील, कादर, खरिया तथा कुकी जनजातियों में पाया जाता है। समलिंग सहोदरज विवाह, पिता के भाई के बच्चे
और मौसी के बच्चे समलिंग सहोदर कहलाते हैं, मतलब पिता के भाई के बच्चे, चाचा ताऊ के बच्चे और मौसी के बच्चे, मतलब माँ की जो बहन होती है मौसी के बच्चे समलिंग सहोदर कहलाते हैं। इनके बीच विवाह को समलिंग सहोदरज विवाह कहा जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पहले क्या था, हम एक बार फिर से कर रहे हैं, विलिंग सहोदरज क्या होता है, मामा के बच्चे और पिता यानी कि बुआ के बच्चों की शादी होती है। और समलिंग सहोदरज विवाह में क्या होता है, पिता के भाई यानी चाचा ताऊ के बच्चे और मौसी के बच्चों के साथ होती है, तो ये समलिंग सहोदरज विवाह होता है। फिर आता है पतिव्राता विवाह या देवर विवाह का नियोग विवाह। पतिव्राता विवाह या देवर विवाह या नियोग विवाह, ये 3 तरीके से, मतलब एक ही कहा जाता है इसे। कुछ जनजाति समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को पति के भाई से विवाह करने की अनुमति दी जाती है कुछ समाजों में, जिसे देवर विवाह कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। फिर से सुन लीजिए, पतिव्राता विवाह या देवर विवाह या नियोग विवाह, ये कैसे होते हैं, कुछ जनजाति समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को पति के भाई से विवाह करने की अनुमति दी जाती है, जिसे देवर विवाह कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कनिष्ठ देवर विवाह, इस प्रकार का विवाह पति के छोटे भाई से पति की मृत्यु के बाद या जीवित रहते ही किसी भी दशा में हो सकता है। ठीक है, इस तरह का विवाह थारू तथा भील जनजातियों में पाया जाता है। कौन सा विवाह, कनिष्ठ देवर विवाह, ये किसमें, भील जनजातियों में पाया जाता है। ज्येष्ठ देवर विवाह, पति की मृत्यु के बाद पति के बड़े भाई से विवाह ज्येष्ठ देवर विवाह कहलाता है। इस तरह का विवाह खरिया तथा खस जनजातियों में पाया जाता है। फिर आता है साली विवाह, पुरुष का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना साली विवाह कहलाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। सीमित साली विवाह, इस तरह के विवाह में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसकी दूसरी बहन से विवाह करता है, सीमित साली विवाह कहलाता है। यह राजस्थान की भील तथा मध्य भारत की हो जनजातियों में पाया जाता है। कौन सा, सीमित साली विवाह कहाँ पाया जाता है, यह राजस्थान की भील जनजाति, भील तथा मध्य भारत की हो जनजातियों में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं असीमित साली विवाह। इसमें व्यक्ति परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करता है और उस परिवार की सभी बहनें अपने आप उस व्यक्ति की पत्नियां बन जाती हैं। असीमित साली विवाह में क्या होता है, इसमें व्यक्ति परिवार की सबसे बड़ी लड़की से शादी करता है, विवाह करता है और इस परिवार की सभी बहनें अपने आप उस व्यक्ति की पत्नियां बन जाती हैं। यह विवाह खस एवं टोडा जनजातियों में पाया जाता है। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो समूह को सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले लोगों में भी परस्पर विवाह करने की मनाही है। खासी जनजाति में इस नियम को तोड़ना सर्वनाश के बराबर माना जाता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा विवाह जो ऐसा है जो खासी जनजातियों में सर्वनाश के बराबर माना जाता है, तो बहिर्विवाह। फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करें। ठीक है, अपने समूह में ना करके बाहर विवाह करें। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले लोगों में भी परस्पर विवाह करने की मनाही है। खासी जनजाति में इस नियम को तोड़ना सर्वनाश के बराबर माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं लुसाई और कुकी जनजाति में मुख्यतः टोटम बहिर्विवाह पाया जाता है। लुसाई और कुकी जनजाति में कौन से विवाह पाया जाता है, मुख्यतः टोटम बहिर्विवाह पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं अंतर्विवाह, अंतः विवाह एक व्यक्ति को अपने समूह के भीतर ही विवाह करने की अनुमति होती है। यह प्रथा टोडा एवं भील में पाई जाती है। अन्य प्रथाएं क्या हैं, संथाल जनजाति है, संथाल में विदुर तथा विधवा में विवाह होता, मतलब कोई पुरुष विदुर है उसकी पत्नी नहीं रही, कोई वाइफ है जो मतलब उसके हस्बैंड नहीं रहे, तो उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाता है। ये किस जनजाति का है, संथाल में। फिर इसके बाद गारो जनजाति है। गारो में विधवा सास से दामाद का विवाह होता है, जिससे दामाद सास की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। गारो जनजाति में क्या होता है, विधवा सास यानी ससुर खत्म हो गए तो वो दामाद का विवाह होता है, उससे दामाद का विवाह हो जाता है, जिससे दामाद सास की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आगे की जनजातियां हैं। गोंड बैगा जनजाति में दादा पोती के मध्य विवाह होता है।
यहाँ पे तो ये पढ़ते भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है, सिलेबस है तो पढ़ना तो है ही। फिर है लाखेर तथा सेमीनागा। लाखेर तथा सेमीनागा में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की सभी विधवाओं से विवाह कर लेता है। यह विवाह संपत्ति के लिए होता है। लाखेर तथा सेमीनागा विवाह जो है, मतलब पहले के लोग ज़्यादा शादी करते थे, 4 से 5 से। तो ऐसे क्या होता था कि अगर जिस माँ का वह पुत्र है उसको माँ छोड़, मतलब उस वाली माँ को छोड़कर बाकी जितनी भी उसकी माएँ हैं उनसे वह शादी कर लेता है। क्यों कर लेता है? संपत्ति के लिए होता है। फिर होता है लाखेर जनजाति में पिता अपने पुत्र की विधवा स्त्री से विवाह कर लेता है, यानी बहू से भी शादी हो जाती है। नाइजीरिया की पैल्विक तथा बुरा जनजातियों में पौत्र को दादा की पत्नियां उत्तराधिकार में मिलती हैं। मतलब नाइजीरिया की पैल्विक जनजाति है तथा बुरा जनजातियों में पौत्र को दादा की पत्नियां उत्तराधिकार में मिलती हैं। सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके लिए मुझे माफ़ करिए। आगे हम मिलते हैं नाइजीरिया की पैल्विक तथा बुरा जनजातियों में पौत्र को दादा की पत्नियां उत्तराधिकार में मिलती हैं। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जनजातियों में विवाह तथा साथी चुनने के अनेक तरीके। परिविच्छा विवाह, इसमें पति पत्नी शादी से पहले साथ रहते हैं। परिविच्छा का मतलब एक परीक्षा, क्या होता है, वो पति पत्नी शादी से पहले एक साथ रहते हैं, उनको वैसे ही रहना जैसे शादी के बाद रहना है। अगर उसमें जो पति है वो अपनी पत्नी की, मतलब पत्नी के लिए उसकी सही उतरा, उसकी जो फैमिली होती है उसकी रिक्वायरमेंट में सही उतरा तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होती। यह विवाह गार्लुंग कुकी जनजातियों में पाया जाता है। फिर आते हैं हरण विवाह, इसमें कन्या का अपहरण किया जाता है, उसे हरण विवाह कहते हैं। किन जनजातियों में ये होता है? नागा, भील, गौंड और असम, बिहार व मध्य प्रदेश की जनजातियों में पाई जाती हैं। ये लोग इस विवाह को ऊपर टिपी कहते हैं। कौन लोग? नागा, भील, गौंड और असम, बिहार व मध्य प्रदेश की जनजातियों में पाई जाती है। ये लोग इस विवाह को, कौन से हरण विवाह को क्या कहते हैं? ऊपर टिपी कहते हैं। उसके बाद हो जनजाति में हरण विवाह को ओपोरतिपी कहा जाता है। ओपोरतिपी कहा जाता है। किसमें? हो जनजाति में हरण विवाह को क्या कहा जाता है? ओपोरतिपी कहा जाता है। फिर इसी के साथ संथाल जनजाति में हरण विवाह को इत्तुत बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत्तुत बापला कहा जाता है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर मांग में सिंदूर भर देता है। संथाल जनजाति में हरण विवाह को इत्तुत बापला कहा जाता है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर मांग में सिंदूर भर देता है किस लड़की के, और कह देता है ये मेरी पत्नी है। ठीक है। उसके बाद गोल गधेड़ो नामक उत्सव में विवाह किया जाता है। गोल गधेड़ो नामक में एक उत्सव होता है, होली के टाइम पे यह मनाया जाता है, विवाह किया जाता है। इसे परीक्षा विवाह कहते हैं। यह भीलो जनजातियों में पाया जाता है। खासी जनजाति में इसे लुइया सुइया विवाह कहा जाता है। क्रय विवाह, इसमें कन्या के माता पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। फिर विशेषता क्या है क्रय विवाह की? नागा, गोंड, संथाल, हो, गोंड, ओराव, खरिया, कुकी आदि में यह प्रथा प्रचलित है। क्रय विवाह। ठीक है। विवाह के परंपरागत स्वरूप, विवाह के परंपरागत स्वरूप कौन कौन से? मनुस्मृति में हिंदू विवाह के 8 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? जरा हम देखते हैं। जो शुरुआत के 4 हैं वो श्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है। पहले आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश कर विवाह करता है। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश कर विवाह करता है। ठीक है। यह ब्रह्म विवाह कहलाता है। फिर आता है देव विवाह। इस विवाह में पिता अपने पुत्र को उस पुरोहित को दान में देता था जो निर्धारित यज्ञ को संपन्न करा देता था। ठीक है। देव विवाह होता था जो निर्धारित यज्ञ को संपन्न करा देता था, तो वो देव विवाह हो जाता था। फिर आते हैं आर्ष विवाह। जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता है, तब विवाह संपन्न होता, आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापाति विवाह। प्रजापाति विवाह, इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद आता है असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है, इसलिए इसे असुर विवाह कहते हैं। फिर आता है गंधर्व विवाह। यह प्रेम विवाह है जो आजकल प्रचलन में है और देखने को मिलता है। नंबर 7 राक्षस विवाह। युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। फिर नंबर 8 पैशाच विवाह। लड़की की सहमति के बिना बलपूर्वक
कृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच कहलाता है। मतलब बलपूर्वक, लड़की की मर्जी नहीं है लेकिन उसे बलपूर्वक उससे शादी की जाती है तो वह यहाँ कृत्य विवाह कहलाता है। हिंदू विवाह के नियम, हिंदू विवाह के क्या नियम है जरा देखते हैं। हिंदुओं में जीवन साथी के चुनाव के लिए विवाह से संबंधित अनेक नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उल्लेख मुख्य रूप से मनुस्मृति में किया गया। विवाह से संबंधित यह नियम मुख्य रूप से 3 हैं। अंतर विवाह का नियम, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने वर्ण जाति में ही विवाह करने की अनुमति दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। नंबर 2, बहिर्विवाह का नियम। इसमें प्रत्येक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने गोत्र, पिंड और प्रवर की कन्या से विवाह संबंध स्थापित ना करे। बहिर्विवाह का मतलब होता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता था। इसे अनुलोम या हाइपरगामी विवाह कहा जाता है। मतलब उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की स्त्री है तो वो लोग आपस में जब विवाह करते तो अनुलोम विवाह कहा जाता है। लेकिन एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो इसे प्रतिलोम हाइपोगामी विवाह कहा जाता है। विवाह एवं परिवार से संबंधित अधिनियम, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है और मुख्य है। इन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा और इन्हें याद कर लेना एक तरीके से। मतलब बिल्कुल आपको याद ही होना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, जब वो 4 ऑप्शन रख देते ना तो तब नहीं समझ में आता है। सती प्रथा निरोधक अधिनियम, यह कब आया? 1829 में आया, राजा राम मोहन राय के द्वारा, क्योंकि इनकी भाभी को मतलब सती होने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही थी। फिर उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ। ठीक है। फिर बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम, ये आया 1970 में आया। बाल विवाह अवरोध या संशोधन अधिनियम कब आया? 1970 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 और 1986 में दोबारा आया संशोधन होकर। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। 1939 के अधिनियम में तलाक का अधिकार मिला। मुस्लिम विवाह जो हैं उनको 1937 में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार मिले और 1939 में उन्हें तलाक के अधिकार प्राप्त हुए। मुस्लिम विवाह में कपाड़िया जी कहते हैं, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट किया जाता है। मेहर वधू को भेंट की जाती है, जो मतलब एक राशि होती है धन की, वह भेंट की जाती है। अमीर अली, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें ना तो पुरोहित और ना ही किसी कर्म कांड की आवश्यकता होती है। मुस्लिम विवाह के प्रकार, निकाह, मुता, फासिद विवाह 3 प्रकार होते हैं। निकाह में क्या होता है? निकाह को सही विवाह भी कहा जाता है, जिसमें पति पत्नी को स्वतंत्र सहमति से विवाह संबंध स्थापित होता है और तलाक ना दिए जाने तक यह बना रहता है। ऐसे विवाह पूर्णतः मुस्लिम रीतियों के अनुसार होते हैं। फिर आता है दूसरे नंबर पर फासिद विवाह। इस विवाह में यदि विवाह के बीच कुछ कठिनाइयाँ यानी फसाद सामने आती हों और उन्हें दूर किए बिना विवाह कर लिया जाता है। मतलब जब शादी फिक्स होती है तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन्हें दूर किए बिना ही शादी कर ली जाती है, तो इसे फासिद विवाह कहते हैं। जैसे यदि स्त्री पुरुष में कोई भी मूर्ति पूजक हो और विवाह कर ले तो फासिद विवाह होगा। मतलब स्त्री किसी अन्य जाति की या पुरुष किसी अन्य जाति का अगर आपस में शादी कर ले तो ये फासिद विवाह कहलाता है। फिर मुताह विवाह, अगर स्त्री यहाँ पे वो इस्लाम को मतलब अपनाती नहीं है तब। फिर है मुताह विवाह, यह अस्थायी होता है। मुताह विवाह एक निश्चित समय सीमा तक ही होता है। मतलब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें तुम्हारे साथ 2 साल रहना है, उसके बाद नहीं रहना है, तो एक मुताह विवाह कहलाता है। समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैध और पिता की संपत्ति की अधिकारी होती है, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है। मुसलमानों में एक प्रकार का विवाह और पाया जाता है जो गैर कानूनी या शून्य विवाह कहलाता है। यह बातिल विवाह कहलाता है। मेहर के प्रकार, इसमें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मेहर को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली निश्चित मेहर, इसे क्या कहते हैं? मेहर ई मुसम्मा। क्या कहते हैं निश्चित मेहर को? मेहर ई मुसम्मा। विवाह के समय पहले या उसके बाद, मतलब
वर जो है वो वधू को मेहर देता है, जो उनकी विवाह के समय निश्चित तो हो जाती है लेकिन वो दे आगे पीछे सकता है। फिर उचित और रिवाजी मेहर, मेहर डू मिसल, अदालत की तरफ दिलाना होता है। क्या होता है इसमें, मतलब यह मेहर तलाक के समय अदालत दिलाती है लड़के की कंडीशन देख के और लड़की की कंडीशन देख के, मतलब लड़की में गुणवत्ता है या पढ़ी लिखी है, वह दिखने में कैसी होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर यह विवाह मतलब यह मेहर दी जाती है। भुगतान के समय के आधार पर मेहर को निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, मुअज्जल तत्कालिक मेहर और मुअज्जल स्थगित मेहर। ईसाइयों में विवाह के 2 रूप देखने को मिलते हैं, एक को हम सिविल मैरिज कहते हैं तो दूसरे को धार्मिक विवाह कहा जा सकता है। सिविल मैरिज भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अंतर्गत होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2019 में। इसी के साथ मैं विवाह नामक टॉपिक को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कल परिवार और विवाह दोनों से मैं क्वेश्चन लेके आऊँ और उनको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँ आपके साथ और करूँ भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए यह मेरा कदम बहुत ही सफल हो सकता है उनकी लाइफ के लिए। तो मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो डालती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अहेड एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसे मैं और अच्छे से समझा सकूं। और इसी के साथ मैं जो यूट्यूब चैनल है उसमें यूट्यूब टेलीग्राम का लिंक शेयर किया गया है, आप लोग उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि मैं वहाँ पे ये PDF डाल सकूँ और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके सहयोग से ही ये चैनल चलेगा। जय श्री राधे राधे, शुभ रात्रि।